तो दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर 6 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इन प्रश्नों को देखेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि अब हम और किस तरीके से यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या है? वो इसमें ये है कि यहाँ तक अभी हमने देखा था कि यहाँ पर सिंपल एंड टेस्ट था, वो समान हो रहा था और हमने देखा था कि जो मूलधन है वहाँ पर समान होने की स्थिति देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो यहाँ पर हमें थोड़ी असमंजस में डालेंगी। हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मूलधन। अब ये मूलधन कितने लोगों में बांटा जा रहा है, कितने समय में और कितनी रेट में बांटा जा रहा है, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। अब इसके साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों से प्राप्त धन राशि बराबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हर जगह ये आपको थोड़ी सी अलग चीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी भाई? ये अलग चीज देखने को मिलेगी। और इसमें अलग क्या है? यहाँ पर प्राप्त धनराशि का मतलब क्या निकालेंगे आप? मिश्रधन। यहाँ पर क्या निकालेंगे भाई? ये मिश्रधन है। क्या है भाई? मिश्रधन। क्योंकि अभी हमने अभी क्या जाना था? ए फॉर मिश्रधन। तो यहाँ पर हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लिखा था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा था? आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है ना भाई? इसके बारे में हमने जाना था। और हर बार अगर हम यहाँ पर तीन बार कंडीशन दिए तो हम अगर 3 बार यहाँ पर लिखते हैं, 3 बार हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या करते थे? इसको 1 1 कर देते और यहाँ पर P2 R2 और T2 यहाँ पर करके यहाँ पर 100 अनुपाते P3 R3 T3। ठीक है ना भाई? ऐसे हम कर देते थे। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर ये अनुपात में हमने लिख लिया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी? सीधा I1 I2 I3, ये इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। अब अनुपात में है तो हम सीधे क्या कर लेते? इसको कट कर लेते थे। ठीक है ना भाई? इसको हम कट कर लेते थे। ठीक है ना भाई? ओके। फिर इसके बाद में हमने जाना था, हमने क्या जाना था कि जो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है, हम क्या करते थे भाई कि हम इसके इक्वल क्या मान लेते थे? के मान लेते थे। हम क्या कर लेते थे? हम मान लेते थे इसके इक्वल के मान लेते थे। सारी की सारी कंडीशन कैसी आ जाती थी? सारी की सारी कंडीशन कुछ इस प्रकार से आ जाती थी कि हम क्या कर लेते? के अपॉन P1 R1 और T1 और अनुपाते P2 R2 और T2 के अपॉन P1 R1 P2 R2 T2 अनुपाते के अपॉन P3 R3 और T3। ये कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ये कंडीशन हमें देखने को मिलती थी। अगर देखो अब यहाँ पर अनुपात है और यहाँ पर जब सारी की सारी कंडीशन एक सी होगी और यहाँ पर इंटरेस्ट कैसा रहता था? समान रहता था। इंटरेस्ट समान रहता था तो हम क्या कर लेते थे? यहाँ पर इक्वल में 1 मान लेते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते थे कि जब बात करते थे मूलधन की बात करते थे तो ये पी के समय गुणा में, तो सीधे यहाँ पर भाग में है तो यहाँ पर गुणा में आ जाता था। मतलब हम इसको यहाँ पर मिटा देते थे और हम क्या करते थे? यहाँ पर हमारा P आ जाता था, P1 इक्वल टू ये कंडीशन आ जाती थी। अब यहाँ पर हमने देखा था कि के सारी कंडीशनों में समान था तो हम के को यहाँ पर कट कर देते थे। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर सारी कंडीशनों में हम मूलधन जब निकालते थे तो मूलधन में क्या हो जाता था? P1 P2 P3 इक्वल टू हम देखते थे कि यहाँ पर आ जाता 1 अपॉन R1 T1 1 अपॉन R2 T2 1 अपॉन R3 T3। कुछ इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है ना भाई? इस तरीके से देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर केवल और केवल मूलधन की स्थिति जान रहे थे हम। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही थी प्राप्त धन मतलब मिश्रधन की बात की जा रही थी। तो मिश्रधन कब होता है? मिश्रधन जब होता है कि हम यहाँ पर ये क्या है? ये इंटरेस्ट है, ये ब्याज है। अब इस ब्याज में अगर मैं 100 जोड़ दूं, 100 देखो कोई भी धन अपने आप में 100 होता है तो हमने मूलधन 100 मान लिया। अगर हमने 100 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? मिश्रधन। अगर मैंने मूलधन को P मान मतलब P हमारा मतलब 100 क्या है? मूलधन है। बाकी ये कितना है? इंटरेस्ट। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ पर I ना लिखकर हमारा क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A। मतलब कहने का तात्पर्य ये है मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या? I बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100। ठीक है ना भाई? ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना भाई? अगर हम क्या करें, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब इस इंटरेस्ट में अगर मैं
100 जोड़ दूं, 100 मेरा मूलधन है, मैंने 100 जोड़ दिया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये क्या इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है, अब ये क्या है भाई, मिश्रधन, ए है, ए है, ये क्या है, मिश्रधन है, क्या है भाई, ये मिश्रधन है। अब क्या है ये, अब ये मिश्रधन है, अब ये मिश्रधन है, अब इंटरेस्ट नहीं रहा, अब क्या है भाई, ये मिश्रधन है। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा है। तो यहाँ पर अब इस सवाल में इसी लॉजिक को जानना है। तो यहाँ पर जो 100 जुड़ा है, तो वहाँ पर सीधी ही सारी की सारी कंडीशनों के साथ हमारा नीचे 100 आ जाएगा, मतलब इनमें प्लस में हमारा हर जगह 100 आएगा, यहाँ पर हमारा हर जगह 100 आएगा। 100 कैसे आया, आपको समझ में आया, ये क्या हो गया, मिश्रधन को लेकर ये कंडीशन यहाँ पर ऐड की गई है। इस फॉर्मूले में थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है ना भाई, 100 आ जाएगा इस तरीके से। बस आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे ही आप अपने प्रश्न को उतार सकते हैं। देखो बहुत से बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, लेकिन दिक्कत देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पहले जान चुके हैं, ये फॉर्मूला हम पिछली क्लास में अच्छे तरीके से जान चुके हैं। उसमें हमें थोड़ा सा ही इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रश्न को देखकर इस फॉर्मूले में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इसके बाद में मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको लास्ट में बताऊंगा, जो आपको बहुत ही कम समय में सवाल करने की में मदद करेगा। अब देखिए आप यहाँ पर, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1/100 प्लस R1 इंटू T1, और इसके बाद में अनुपात में 1/100 प्लस R2 इंटू T2, अनुपात में 100 प्लस R3 1/R3 इंटू T3। बस इस कंडीशन में अब हमें जो मान दिए हैं उनको हमें क्या कर देना है, फिर कर देना है, सीधे फिल कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे 1/100 प्लस R1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है भाई, R1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 10 की साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए, ये कितनी है, 10%। कितना है भाई, यहाँ पर 10% है, 10 इंटू 5 फिर यहाँ पर कितना, ये दूसरे भाग पर 4% की दर से 5 साल के लिए, मतलब 1/100 प्लस 5 इंटू 4, मतलब रेट कितनी है भाई, 4 इंटू 5, ठीक है। कितना है फिर 1/100 प्लस, अब इसके बाद में हमें कितना दिया हुआ है, चलिए तो तीसरे भाग पर 5%, रेट कितनी है 5%, और समय है 20। बस ये कंडीशन आ गई, इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमने क्या किया, 10/50 कितना हो गया, 1/150, 1/5 को 20, 120, 1/200, ये हमारा मान यहाँ पे आ गया। अब कुछ निकालना है, 1 0 0 हमें यहाँ पर कॉमन देखने को मिला, मैंने कट कर दिया, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में यहाँ पर कट किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कट करने से आ रहा है या कुछ नहीं, यहाँ पर कट करने से कुछ भी नहीं, मतलब कट नहीं रहा है। अब क्या करेंगे आप, आप लेंगे आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप लेने के बाद एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पर 15 चौको 60 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 60। अगर मैंने तीनों संख्याओं में 60 से गुणा किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 60 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। ये हमारी कंडीशन यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना भाई, ये हमारी पूरी कंडीशन आ गई है। तो यहाँ पर जो मान निकले हैं वो किसके, P1 P2 P3 इसके मान निकले हैं, ये मूलधन के मान निकले हैं। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर बात कितनी बात की गई है, ये हमारा पूरा मूलधन है, टोटल मूलधन। अब बात कर रहा है डिवाइड करने की, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 4 9 और 3 कितना होता है 12, कितना होता है भाई 12। तो ये 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू है 24,000, कितनी है भाई 24,000, 12 की वैल्यू है, 12 की वैल्यू कितनी है भाई 24,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 की वैल्यू 12 दूनी 24, 2000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2000 हो जाएगी 1 की वैल्यू। अब बस आपको कुछ नहीं करना, सीधे ही मान निकाल लेंगे। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000, 4 की वैल्यू हो जाएगी 8000 आपकी। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,000, 5 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 6000, ऐसा ही है ना, 3 की वैल्यू हो जाएगी 6000। तो इस प्रकार से आपके आंसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको इस तरीके से आपके आंसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो अब आते हैं हम सीधे निर्णय पर। कैसा निर्णय,
बोल रहे हैं मैं कि यहाँ पर हम अपने प्रश्न को सीधे ही सरल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, हम आपको वो सरल तरीका बताते हैं। हमने फॉर्मूले में अभी तक क्या जाना था उस पर हम ध्यान और जोर देकर अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, ओके। देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको वो चीज़ जो यहाँ पर आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, हमने अभी तक जाना था क्या, हमने जाना था कि यहाँ पर P1 रेशो P2 रेशो P3 इक्वल टू हमने जाना था 1/R1 इंटू T1 रेशो 1/R2 इंटू T2 रेशो 1/R3 T3। ये कंडीशन हमने अभी तक जानी थी। ये इंटरेस्ट को लेकर यहाँ पर एक कंडीशन हमने जानी थी यहाँ पर मूलधन की, लेकिन हमें थोड़ा सा बदलाव करने को मिला। क्या कि जब बात आ जाती है मिश्रधन की, देखो जब इंटरेस्ट की हो बात, जब रेट की बात हो, जब मूलधन की बात हो, जब मिश्रधन की बात हो, तो यहाँ पर तीनों कंडीशनों में हम अपने अनुसार बदलाव कर लेते थे। ठीक है ना भाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिश्रधन की, तो मिश्रधन में हम सदैव ही कुछ, जब मिश्रधन वाले प्रश्न आएंगे तो हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल हर एक कंडीशन में 100 को ऐड कर देना है। अभी 100 ऐड क्यों कर रहे हैं, 100 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 100 को हमने क्या माना है, P अर्थात मूलधन माना है। ठीक है ना। जब हम इंटरेस्ट में मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तो यहाँ पर प्राप्त धनराशि की बात की जा रही है। प्राप्त अर्थात का मतलब जो कुल धन मिला है उसको क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको हम मिश्रधन कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बस इतनी सी चीज को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और सीधे ही हमारा आंसर आ सकता है। जैसे अगला प्रश्न हमारा क्या है, 18,750 एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह से डाले कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। देखो अब बराबर धन प्राप्त करें मतलब उसमें देखो मूलधन तो उसमें जुड़ा ही है, साथ साथ उसमें इंटरेस्ट भी है। ये थोड़ी आपको ध्यान देना है। ठीक है, बराबर धन प्राप्त करें यदि उनकी आयु 14 वर्ष हो तथा साधारण ब्याज की दर कितनी है, 5% हो, तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर 18 वर्ष की बात कर रहा है, कितने समय की बात कर रहा है, 18 वर्ष की। तो एक बेटी की आयु कितनी है, 12 वर्ष। एक बेटे की आयु कितनी है भाई, 12 वर्ष। तो यहाँ पर इसको कितने समय तक इंटरेस्ट मिलेगा, 6 वर्ष तक। यहाँ पर इसको कितने वर्ष तक, कितने वर्ष तक इसकी है, 14 वर्ष आयु। तो यहाँ पर 14 से 18 कितने, 4 वर्ष तक। तो यहाँ पर 2 कंडीशन देखने को मिलेगी, एक 6 और एक 4 वर्ष तक कंडीशन चलेगी। और दोनों में रेट कितनी है, समान है, 5%। रेट कितनी है, 5%, दोनों में समान है। ये है हमारा T और ये है हमारा R। और इसके बाद में हमें सीधे ही अब अपने प्रश्न पर सीधे आ जाना है और सीधे सॉल्व कर लेना, बात खत्म। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई हैं, हमें केवल 2 को फॉलो करना है, ना कि 3 को। ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से अब आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, हो गया खत्म। बस इनमें मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले में समय कितना है भाई, पहले रेट कितनी है, 5%। तो यहाँ पर 1/100 प्लस 1/100 प्लस रेट कितनी है, 5 इंटू समय कितना है, 6 वर्ष। फिर रेशो 1/100 प्लस रेट कितनी है, 5 इंटू समय कितना है भाई, 4। बस इसको सॉल्व कर लिया, खत्म हो गया। 6×35 1/30 1/130 रेशो 1/120। ठीक है ना भाई। इसको खत्म किया। अब यहाँ पर देखो, अब 1/13 1/12। तो यहाँ पर क्या इनका एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करने में सीधा ही उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे मल्टीप्लाई करने से बेहतर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 12 और फिर यहाँ पर कितना आ गया, 13। तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 25। तो ये 25 आया है। 25 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 18,750। कितनी हो जाएगी, 18,750। 25 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18,750। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब हमें निकालनी किसकी है भाई, हमें निकालनी है किसकी भाई, तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो छोटा कौन सा है भाई, 12। तो बस 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 18,750 भागे 25 इंटू 12। ठीक है ना भाई। आप 5 से काट करेंगे तो यहाँ पर 25 से कट करेंगे तो 25,750 और 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 0 5 12 5 7 का 0 हासिल आ गई 6 और 12 84 और 6 90। तो यहाँ पर 9,000
9,000। तो छोटे बेटे का जो छोटे बेटे का हिस्सा है वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई 9,000। 9,000 हमारे छोटे बेटे का हिस्सा हो जाना चाहिए। छोटे बेटे का हिस्सा कितना हो जाना चाहिए, 9,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो आपको देखो, अगर आपको ये कंडीशन पता है तो सीधे ही बहुत ही कम समय में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आपको भाषा में फंसने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही धैर्यता से अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 45 45वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम। हमारा 45वां प्रश्न क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। ठीक है ना भाई। ये प्रश्न देखो, एक ही कॉन्सेप्ट के प्रश्न है, आपको केवल थोड़े से बदलाव की यहाँ पर स्थिति देखने को मिली होगी, बाकी वही प्रश्न है जो अभी तक की 3-4 क्लासों में आपके समक्ष कराए गए हैं, क्योंकि ये सीधे ही एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को उठाया गया है। यहाँ पर ये प्रश्न एग्जाम में आपको सीधे ही देखने को मिलेंगे। हालांकि ये बड़े एग्जामों जैसे सीजीएल, सीडीएस ऐसे एग्जामों में, बैंकिंग में ये प्रश्न देखे जाते हैं। ये प्रश्न हालांकि ऐसा नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी प्रश्न देखे जाते हैं। जब टाइम टेकिंग वाली स्थिति देखने को मिलती है तो 1-2 प्रश्न ऐसे डाल दिए जाते हैं साधारण ब्याज के, जो आपको यहाँ पर देखने को, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड हैं यार, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आप, सीधा आंसर ले लेंगे। ठीक है ना भाई। तो आपको थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए आप, एक पिता ने अपने 2 बेटों, देखो सेम प्रश्न है, सेम फॉर्मूले से किया जाएगा तो आप निकाल लेंगे। एक पिता ने अपने 2 बेटों को 1,20,000 को इस प्रकार से दिया कि 18 साल का होने पर पुत्रों को समान धन मिले। अभी एक बेटा 12 साल तथा दूसरा बेटा 14 साल का है। साधारण ब्याज की दर 5% है, तो दोनों पुत्रों को कितना धन मिलेगा। देखो बस आपको लास्ट की पंक्तियों में ये समझना है, क्या समझना है कि जब बात की जा रही है कि कितना धन मिलेगा, मिलेगा का अर्थ क्या है दादाजी, कि उसको मूलधन जो उसने दिया था वो तो मिलना ही है, उसके साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी मिलना है। दोनों कंडीशन यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो बस आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना भाई, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। P1 ये सो P2, ठीक है ना भाई। फिर हम क्या करते हैं, 1/100 प्लस R1 इंटू T1, ठीक है ना भाई। रेशो 1/100 प्लस 100 प्लस R2 इंटू T2। बस ये कंडीशन है दादा, ये कंडीशन है दादा, कुछ नहीं करना था। टी की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी कि 18 साल होने तक, तो पहला पुत्र कितना है भाई 12 साल का, तो यहाँ पर 6 वर्ष कंडीशन चल रही। फिर कितना है 14 का, तो यहाँ पर 4 वर्ष। ठीक है ना भाई। रेट इसकी समान है, कितनी है भाई 5%। बस आप मान रख दो, खत्म हो गया आपका सवाल। यहाँ पर हमने मान रखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 प्लस रेट कितनी है भाई, रेट 5% की है, इंटू समय 6 वर्ष है, 1/100 प्लस रेट कितनी है भाई 5 है, इंटू समय कितना है 4 है। ठीक है भाई, ओके। कितना हो गया 130 रेशो 120, ठीक है ना भाई। खत्म कर दिया। यहाँ पर 12 13 देखो जो सवाल यहाँ पर किया था यहाँ तक दोनों सवाल सेम है। बस यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 और 13 को जोड़ने पर जो 25 आया है, बस हमने क्या किया है यहाँ पर 25 की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है 1,20,000 है। तो यहाँ पर जो हमारा कुल जो मूलधन है उसमें थोड़ा सा बदलाव है, बाकी सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको 25 से भाग देना है। और इसके बाद में पूछा गया है दोनों पुत्रों की, एक की 12 की निकाल लो, 13 की निकाल लो। तो यहाँ पर 12 मतलब 1,20,000 में आप 25 से भाग लगा देंगे। ठीक है ना भाई, 25 से भाग लगा, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200, ऐसा कर लेंगे आप। 25 अट्ठे 200 00। ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 4,800, वैसे ही आ रहा है क्या। 25 चौको 100, 20 बचे और 25 अट्ठे 200, हाँ इतना आएगा। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे 13 से पहले कर देंगे आप 12 से गुणा किया आपने तो कितना आ जाएगा 0 0 12 7 अट्ठे 96 9 आ गया। 12 चौको 48 48 8 2 16 1 17 67 गलत कर लेगा। 12 चौको 48 24 96 9 12 चौको 48 48 48 58 57। ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 57, कितना आ जाएगा भाई 57। ठीक है। फिर इसके बाद में
00 ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद में हमें निकालनी है 13 की वैल्यू। 13 से गुणा कर देंगे। 13 से गुणा किया, 13 से गुणा किया, 23 78 98 13 ठीक 104 की 4 10 10 10 10 10 10 13 26 43 43 54 52 62 ठीक है भाई 52 62। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 62 400। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 62 400 कहाँ देखने को मिल रहा है, 62 400 और 57 600 57 600 57 600। तो हमसे तो पूछा गया इसका 57 600 यहाँ पर ये लिखा, ये होगा इसका होगा ये आंसर 57 600 और इसका एक मान लिखा नहीं 62 400 ठीक है ना, इसका एक मान ये है, ठीक है, दो मान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ताकि जो दोनों उत्तरों को जो राशि मिलेगी, एक को मिलेगी 57 600, एक को मिलेगी 62 400, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना भाई, ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न उसको हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 46वां हमारा अगला प्रश्न है, इसको हमें देखना है, ठीक है भाई। हमारा अगला 46वां प्रश्न है, इसको हमें देखना है। छियालीसवां प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ 5 वर्ष के अंत में उसे बैंक में 4200 प्राप्त हो, तो वह प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा करता है। एक व्यक्ति 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धन 5वें वर्ष के अंत में कुछ धन 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक में 4200 कुछ धन। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी असहजता देखने को मिल रही है। एक प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं थोड़ा। प्रश्न क्या कह रहा है, 45-46 एक आदमी धनराशि बैंक में कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है ताकि 5वें वर्ष, हाँ ये कुछ लाइन अपन रह गई थी। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्येक प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है ताकि कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है। तो यहाँ पर कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है ताकि उसे 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4200 प्राप्त हो, तो वह प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा करता था। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखो इस प्रश्न को थोड़ा जानना है आपको, यहाँ पर आप इस प्रश्न को हम जानेंगे। ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इस पर हम देखेंगे। देखो यहाँ पर हमें रेट क्या दी है 10%, ठीक ना भाई, रेट क्या दी है 10%, और इसके बाद में हमें मूलधन का पता नहीं है। तो यहाँ पर रेट 10% दी है, तो हम क्या करते हैं, मूलधन मान लेते हैं 100, हमने मूलधन माना है 100, ये मूलधन हमने 100 मान लिया, ठीक है भाई। और जब बात करते हैं हम साधारण ब्याज की, तो हर वर्ष हमें क्या होता है भाई, हर वर्ष क्या होता है भाई, यहाँ पर हर वर्ष हमें साधारण ब्याज समान मिलता है। एक व्यक्ति 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि जमा अपने बैंक खाते में जमा करता है ताकि देखो अब इसमें थोड़ा आपका लॉजिक दिखना पड़ेगा। लॉजिक ये है भाई, लॉजिक पता है क्या है, लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो धनराशि जमा की जा रही है, यहाँ पर कितने समय के लिए, 5वें वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पर ये कौन सा वर्ष है, ये 5वां वर्ष है, ये 5वां है, ये चौथा है, या फिर यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, ठीक है ओके।
अगर मैंने पहले महीने 100 रुपये जमा कर दिए, ठीक है ना भाई, मतलब पहले वर्ष मैंने 100 रुपये जमा कर दिए, तो पहले वर्ष मैंने 100 रुपये जमा किए, ठीक है ना भाई। तो पहले वर्ष रेट है 10% की, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, ठीक है ना। पहले वर्ष मुझे 10 ब्याज मिल गया। अब पहले वर्ष, अब ये 100 जो धनराशि मैंने लगाई, अब ये 5 साल तक लगी रहेगी कि नहीं लगी रहेगी? बिल्कुल लगी रहेगी, 5 साल तक लगी रहेगी। तो इसका जो ब्याज होगा वो कितने समय के लिए मिलेगा आपको? कितने समय के लिए? एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि 5। तो यहाँ पर आप सॉरी, इसमें थोड़ा आप ध्यान देंगे। यहाँ पर बात की जा रही है प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर ये वर्ष पहली वर्ष है, तो यहाँ पर उसने धन लगाया, वो कब लगाया? वर्ष के अंत में लगाया। तो उस वर्ष तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, ब्याज मिलेगा नहीं, तो आपको ब्याज कब मिलेगा? यहाँ पर उसने धन लगा दिया, ये आपका पी मूलधन है, उसने लगा दिया। अब ये धन कितना? 100 रुपये लगाया, तो यहाँ पर अगली वर्ष उसको ब्याज मिलेगा, ना कि वर्ष के अंत में थोड़ी ना ब्याज मिलता है। पूरा वर्ष आपका जब धन लगा रहेगा तब ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर ब्याज कब मिलेगा? ब्याज मिलेगा आपको दूसरे वर्ष, क्योंकि आपका जो शुरुआती वर्ष है उसको पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तब ब्याज मिलेगा ना। यहाँ पर उसने जो ब्याज पहला वर्ष था उसको वर्ष के लास्ट में लगाया है, तो उसको पहले वर्ष तो उसको ब्याज मिलना नहीं है। अब देखो, पहले वर्ष ब्याज, दूसरे वर्ष उसको ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा? 10। फिर इसके बाद में वह लास्ट तक लगा रहेगा, जो 100 रुपये उसने लगाए थे वो लास्ट तक लगे रहेंगे, तो लास्ट तक लगे रहेंगे। तो यहाँ भी उसको 10 मिलेगा ब्याज, यहाँ भी 10 ब्याज मिलेगा, और यहाँ भी 10 ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में है वो दूसरे वर्ष भी फिर वो क्या करता है? इस दूसरे वर्ष के अंत में फिर से वो 100 रुपये जमा करता है। कितने करता है? फिर से वो 100 रुपये जमा करता है। यहाँ पर बोला गया एक व्यक्ति 10 प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि जमा करता है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि अगले वर्ष, मतलब इसी समय फिर एक पी मूलधन मतलब उसने ऐड कर दिया, मतलब 100 रुपये उसने और लगा दिए, 100 रुपये लगा दिए। तो अब यहाँ पर फिर से 10 ब्याज मिलेगा, इस पे 10 ब्याज मिलेगा, इस पे 10 ब्याज मिलेगा, इस पे 10 ब्याज मिलेगा, ऐसा ही है ना। बिल्कुल है। फिर इसके बाद में उसने फिर यहाँ पर पी मूलधन लगाया, उसने, तो अभी यहाँ थोड़ी ना ब्याज मिलेगा यहाँ पे। उसने कितने लगाए थे भाई? 100 रुपये, 100 लगाए थे, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 10 ब्याज, यहाँ पर भी 10 ब्याज मिलेगा, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद में यहाँ भी उसने क्या किया? पी मूलधन लगाया, तो यहाँ उसको ब्याज नहीं मिलना, ब्याज कहाँ मिलेगा भाई? यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? यहाँ मिलेगा ब्याज। ऐसा ही है ना, बस आप कुछ नहीं करना, सीधे ही आप जान लेंगे। अब कितना मूलधन लगाया उसने? कितना लगाया भाई? यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, मतलब मूलधन टोटल कितना हो गया? पी कितना हो गया? 500। पी कितना हो गया? 500। अब इसके बाद में इंटरेस्ट कितना हो रहा है? तो यहाँ पर 40 ही इंटरेस्ट यहाँ पे हो रहा है, 30 यहाँ पे हो रहा है, 20 यहाँ पे हो रहा है, और 10 यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ तो इंटरेस्ट है ही नहीं, यहाँ 0 रहेगा। तो 40 और 30, 70, 70 और 30 कितना? 100। तो इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? 100। इंटरेस्ट कितना हो गया? 100। टोटल कितना हो गया? 600। बस वो यही बोल रहा था कि लास्ट जो उसके 5 वर्ष के अंत में उसको कितना? 4200 रुपये प्राप्त होता है, 4200 प्राप्त होता है। लेकिन हमें तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 600। ये 600 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4200। कितनी हो जाएगी? 4200। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अब हमें निकालना क्या है? अंत में कितनी धनराशि प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि मिलेगी? प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि मिलेगी? तो यहाँ पर हमारा कितना है भाई? यहाँ पर हम प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना, मतलब 100 रुपये यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी जमा करता था? कितनी जमा करता था? हम कितनी जमा करते थे? 100 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 700 रुपये जमा करता था। कितने करता था भाई? प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 700 रुपये जमा करता था। ये आपका आंसर है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना था, इन प्रश्नों के बारे में जानना था। और आपने जाना है कि जो यहाँ पर 3 प्रश्न हैं वो केवल और केवल पुराने कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपडेट करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा गया है। हालांकि है वही कॉन्सेप्ट जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, और ये नया कॉन्सेप्ट आया है जो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक वर्ष निकाली जा रही है राशि और लगाई जा रही है राशि। आगे और प्रश्न मिलेंगे, उन पर हमें और अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि प्रश्न और कितनी अच्छी पकड़ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम कल। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।